झांसी कभी झुकी नहीं थी, और जब झुकी तब वहाँ सिर्फ राख थी। साल था 1858। मध्य रात्रि का समय। आसमान में घने बादल गरज रहे थे। झांसी के किले की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, पर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। किले के बुर्ज पर खड़ी थी झांसी की शेरनी लक्ष्मीबाई। सिर पर मुकुट नहीं था, आंखों में एक साम्राज्य की आग थी। पीठ पर था उसका नन्हा बेटा दामोदर, और कमर में बंधी थी उसकी तलवार, जो सैकड़ों अंग्रेजों की लाशों से रंग चुकी थी। अगर जिंदा रही तो फिर से लड़ूंगी, और अगर मरी तो एक मिसाल बन जाऊंगी। उसने ये शब्द खुद से कहे और एक छलांग लगाई किले की ऊंचाई से, मौत के मुंह में। पर क्यों? एक रानी, एक माँ, एक योद्धा, उसने वो कदम क्यों उठाया? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द नहीं थे। ये रानी लक्ष्मीबाई का ऐलान ए जंग था। अंग्रेजों के लिए ये चेतावनी थी, और अपने लोगों के लिए एक कसम। झांसी आखिरी सांस तक झुकेगी नहीं। 1958 का मार्च महीना। झांसी के चारों ओर घेरा डाल चुका था ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज। तोपें गरज रही थीं, बारूद की बदबू हवाओं में तैर रही थी, और हर दिन की लड़ाई और भी खूनी होती जा रही थी। किला अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। दीवारों से झांकते सैनिक, बुर्जों पर घोड़े, और आंगनों में रानियों की वीरांगनाएं। हर स्त्री और हर बच्चा तलवार चलाना सीख चुका था। हर गली में आवाज गूंजती थी, झांसी का हर बेटा योद्धा है, और हर बेटी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर रोज सैनिकों का हौसला बढ़ाती। झांसी की एक एक ईंट आखिरी सांस तक लड़ेगी। उसके कंधों पर सिर्फ एक राज्य नहीं था, बेटा नहीं था, उसकी आत्मा में बसता था भारत। रानी जानती थी कि अंग्रेज अब पूरी ताकत से हमला करने वाले हैं। एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। रानी जी, अंग्रेजों ने आज रात हमला करने की योजना बनाई है। अंदर भी कोई गद्दार है जो किले का दरवाजा खोल सकता है। उसकी आंखों में आग थी। तो ये आखिरी रात हो सकती है, उसने धीमे स्वर में कहा, या शायद एक नई सुबह की शुरुआत। रानी ने रात को सभा बुलाई। तात्या टोपे, सुंदरमुखी, झलकारी बाई सब मौजूद थे। और तभी रानी ने कहा, इस किले में कोई है जो अपने स्वार्थ के लिए हमारी मिट्टी बेच रहा है। मैं उसका नाम जानती हूँ, पर उसे अपनी मौत खुद चुनने दूंगी। वो रात बहुत भारी थी। रानी जान चुकी थी कि किला अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन आजादी की मशाल बुझने नहीं दी जा सकती। रानी ने एक गुप्त योजना बनाई। झलकारी बाई रानी का रूप धरकर किले के मुख्य द्वार पर लड़ेगी, ताकि रानी गुप्त सुरंग से बाहर निकल सके। पर रानी जी, तात्या बोली, बेटा आपके साथ है, आप कैसे जाएंगी? रानी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को उठाया। ये केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये झांसी का भविष्य है। अगर ये बच गया तो एक दिन दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। उसने अपने बेटे को कमर के पीछे कसकर बांधा। मेरी जान जाए तो जाए, पर ये सुरक्षित रहना चाहिए। अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। तोपें बरसने लगी, दीवारें दरकने लगी। झलकारी बाई ने रानी बनकर मोर्चा संभाल लिया, और अंग्रेज धोखे में आ गए। इधर रानी गुप्त सुरंग से बाहर निकल रही थी, और तभी गद्दार ने अंग्रेजों को सुरंग का पता दे दिया। पीछे से आवाज आई, रन, दे फाउंड यू। रानी ने घोड़े की रास पकड़ी, बेटा पीठ पर कसकर बांधा, और तेजी से भागने लगी। रानी की राह अब एक गहरी खाई की ओर थी। पीछे अंग्रेज थे, गोलियां चल रही थीं, घोड़े घायल हो रहे थे। सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ मौत, और दूसरी तरफ एक मौका, एक उम्मीद, एक नई सुबह, एक नई लड़ाई। रानी ने बेटे की ओर देखा। उसने माथा चूमा और कहा, अगर मैं आज बच गई तो तू देखेगा माँ को दुश्मनों से फिर लड़ते हुए। अगर रात के अंधेरे में जब रानी ने खाई में छलांग लगाई तो कुछ देर तक चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और गोलियों की आवाज दूर से आती हुई। झांसी की रानी अपने बेटे के साथ जिंदा थी। उसका घोड़ा घायल था लेकिन वफादार। पीठ पर बंधा दामोदर रो रहा था, पर रानी की गोद में था तो सब ठीक था। झांसी गई, पर लक्ष्मीबाई अभी जिंदा है, उसने धीमे से खुद से कहा, और खून से लथपथ तलवार को चूमा। रानी को पूरा यकीन था, किले में गद्दारी हुई है। किसी ने अंग्रेजों को सुरंग का रास्ता बताया, वो भी ऐन वक्त पर। झांसी की जासूसी प्रणाली बहुत तेज थी। भागते हुए भी रानी ने अपने गुप्तचर गणेश पंडित को आदेश दे दिया था, जो गद्दार है उसका नाम लेकर मत आना, उसका डर लेकर आना। उधर झलकारी बाई अभी भी झांसी के द्वार पर जंग लड़ रही थी। उसके हाथों में जख्म थे, हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। रानी रात भर जंगलों में भटकती रही, कभी सूखे झरनों के पास छुपी, कभी पेड़ों के पीछे दुबकी। बेटा बुखार में तप रहा था, लेकिन रानी हार मानने वालों में से नहीं थी। सुबह होते ही वो पहुंची कालपी, जहां उसका साथी तात्या टोपे उसका इंतजार कर रहा था। रानी, तात्या ने देखा तो आंखें भर आईं। झांसी अब सिर्फ एक किला नहीं, एक युद्ध का प्रतीक बन चुकी है। गणेश पंडित, रानी के भरोसेमंद जासूस, 2 दिन बाद कालपी पहुंचा। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में चमक थी। महारानी, नाम बता, रानी ने सीधे कहा। गणेश बोला, वो कोई बाहर का नहीं था, वो था राजा गंगाधर राव के समय का दरबारी, दीवान विष्णुदास। अंग्रेजों ने उसे सोने की थैली और जमीन का वादा किया था, और उसने वो सुरंग का नक्शा दे दिया। रानी की आंखों में आग जल उठी। अब उस दीवान की मौत से ही झांसी का बदला पूरा होगा। झलकारी बाई, जो झांसी में अंग्रेजों से लड़ते हुए पकड़ ली गई थी, उसे अंग्रेज समझ बैठे थे, यही असली रानी है। लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई तब तक देर हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंच चुकी थी, और अब वो अगली योजना बना रही थी। झांसी को भले खो दिया हो, पर मेरा युद्ध अभी बाकी है, रानी ने अपने सेनापतियों से कहा। उस रात कालपी की मिट्टी में उसने तलवार उठाई। अब मैं तलवार सिर्फ बचाने के लिए नहीं, जलाने के लिए उठाऊंगी। गद्दारों की जमीन पर फूल नहीं, राख उगेगी। तात्या टोपे, राव साहब और रानी लक्ष्मीबाई तीनों ने मिलकर ग्वालियर पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन रानी का मन अभी भी जल रहा था। दीवान विष्णुदास की तलाश जिंदा थी। गुप्तचर सूचना आई, विष्णुदास अब अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है। वो झांसी छोड़कर एक छोटे गांव में छुप गया है। पर रानी की आंखों से कहां बच पाएगा। रानी ने एक रात खुद घोड़ा लिया। बेटा अब ठीक था, उसे देखभाल के लिए कालपी में छोड़ा गया, और वो अकेले निकली उस गद्दार को मिट्टी में मिलाने।
कालपी में कुछ दिन आराम करने के बाद रानी फिर खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी उस हुकूमत के लिए जिसने भारत की अस्मिता को कुचलना चाहा। अब मेरी तलवार तब तक नहीं रुकेगी जब तक ग्वालियर की छाती पर तिरंगा नहीं लहरा दूं। तात्या टोपे, राव साहब और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई। ग्वालियर पर धावा बोलो और उसे क्रांति की राजधानी बना दो।